नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है खौफनाक डर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी ही यूनिक एंड सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं। तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए तो हेडफोन लगाई और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी जिस्म की चाहत एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। डर। हर किसी को किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी छोटे बच्चे को बिस्तर के नीचे किसी शैतान के होने का डर होता है, तो किसी युवक को अपने बिस्तर के ऊपर लटक रही लाश का डर। पर जब यह डर इतना बढ़ जाए कि आपका पूरा जीवन एक खौफ के अंधकार से भर जाए, तो उसे कहते हैं खौफनाक डर। सर्द रात में उड़ीसा के जंगलों में एक कार दौड़ रही थी। सोनिया, राजेश, शायद हमें इस रोड से नहीं आना चाहिए था। हमारे अलावा यहां एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। राजेश, पर हम और क्या कर सकते थे सोनिया? तेरे भाई रमन के अंदर जो भी कुछ है उसे निकालने के लिए महातांत्रिक ओझा के पास सुबह 4 बजे तक पहुंचना बहुत जरूरी है ना? सोनिया के मन में हलचल हो रही थी। एक अज्ञात आशंका का डर महसूस हो रहा था, लेकिन वह कहती भी क्या? उसके भाई रमन को बचाना भी जरूरी था। बचपन से ही अनाथ दोनों भाई बहन सोनिया और रमन अपनी मासी के पास रहते थे। सब कुछ ठीक ही था, पर पिछले कुछ दिनों से रमन हर रोज 4 बजे अचानक अजीब आवाज में बोलने लगता था। कभी उल्टा चलने लगता तो कभी किसी पर हमला कर देता। एक दिन तो उसने अपने ही पैर तोड़ लिए। तब से वह चलने में भी असमर्थ हो गया। पहले तो सोनिया को लगा कि रमन को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। सोनिया ने अक्सर सुना था कि भूत रात में आक्रामक होते हैं, पर रमन के साथ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। प्रातः की पहली किरण से सूर्यास्त तक उसमें कोई अजीब शक्ति वास करती थी। दिन भर रमन को घर में बांध कर रखा जाता। बहुत खोजबीन के बाद सोनिया को उड़ीसा में एक बड़े पुजारी का पता चला, जिन्होंने रमन को देखकर कहा कि उसे उड़ीसा से करीब 200 किलोमीटर दूर बने महातांत्रिक ओझा के शिविर में जाना होगा, और यह भी कहा कि 2 दिन में आ रही अमावस्या से पहले वहां पहुंच जाना, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसी कारण सोनिया ने अपने कॉलेज के खास दोस्त राजेश से मदद मांगी। राजेश अपने पापा से अनुमति लेकर उनकी कार में सोनिया और रमन को शिविर तक जल्द से जल्द ले जा रहा था। पर आज की रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। उड़ीसा से 100 किलोमीटर आगे ही पहुंचे थे कि अचानक रास्ता सुनसान हो गया। सोनिया के मन में चल रही विचारों की गाड़ी पर राजेश की आवाज ने ब्रेक लगा दिए। राजेश, ओह शिट, कार अचानक बंद हो रही है। सोनिया, नहीं यार, ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज। सोनिया और राजेश रमन को लेकर कार से उतरते हैं। राजेश, रुको, मैं कार का इंजन चेक करता हूं। राजेश का ध्यान इंजन पर था, पर इसी बीच सोनिया को पास में एक पुराना काग भगौड़ा दिखा। सोनिया, हे भगवान, यह कितना भयावह लग रहा है। कोई इस प्रकार का खौफनाक काग भगौड़ा अपने खेतों में क्यों लगाएगा? राजेश, यार सोनिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आसपास कोई मदद लेनी होगी। वहां एक छोटा सा घर दिख रहा है, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। राजेश ने रमन को गोद में उठाया और सोनिया ने कार के दरवाजे लॉक कर दिए। जैसे ही वे घर की ओर कदम बढ़ा रहे थे, तभी सोनिया, राजेश, कुछ गड़बड़ है, तू यकीन नहीं करेगा, पर काग भगौड़े का मुंह अपने आप खुल गया है। सोनिया की बात सुनकर राजेश ने भी ध्यान से देखा। राजेश, नहीं सोनिया, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। आखिर रमन के साथ जो इतने दिनों से चल रहा है उसका असर है। चिंता मत करो, उस घर की ओर चलते हैं, वहां से मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज कदमों से घर की ओर बढ़ना शुरू किया कि तभी क्रैक। सोनिया, राजेश, पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज आई।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों पीछे मुड़े तो देखा कि सोनिया, वो काग भगौड़े का पुतला गायब हो गया है। यह कैसे संभव है? राजेश ने एक हाथ में रमन को संभाला और दूसरे हाथ से मोबाइल की फ्लैशलाइट एडजस्ट कर रहा था। राजेश, सच में काग भगौड़ा गायब हो गया है। इतने में झाड़ियां हिलने लगी, मानो उनके बीच कोई चल रहा हो। खच 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 की आवाज आ रही थी। रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। राजेश, झाड़ियों में पता नहीं कौन है। रमन, अपनी आंखें बंद कर लो। सोनिया, भागो। दोनों घर की ओर भागने लगे। उतने में झाड़ियों से आवाज आनी बंद हो गई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। सोनिया, अरे ये तो खरगोश है। हम खामख्वाह ही डर गए थे, पर उनका ध्यान नहीं था कि उस खरगोश की आंखें बिल्कुल लाल थीं। तभी राजेश घर तक पहुंच गया था। राजेश, कोई अंदर है, प्लीज हमारी मदद करें। दरवाजा खोलिए प्लीज। अंदर से आवाज आती है। कैसी मदद चाहिए? हमारी कार खराब हो गई है, हमें आगे जाना बहुत जरूरी है। कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? आगे जाने की व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहते ही घर का दरवाजा खुला और अंदर से जो निकला उसे देखकर सोनिया, राजेश और रमन के पसीने छूट गए। रमन को पकड़े हुए राजेश पीछे की ओर भागता है, पर उसका ध्यान नहीं रहता कि सोनिया दौड़ने की कोशिश करते हुए नीचे गिर गई है और काग भगौड़ा उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। जब राजेश पीछे मुड़ा तो उसे बेहद भयावह दृश्य दिखा। वह काग भगौड़ा सोनिया की आंखों में मानो कोई किरण प्रेषित कर रहा था। हे भगवान, यह क्या तंत्र है? और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह काग भगौड़ा और सोनिया दोनों के शरीर गायब हो गए थे। सोनिया, कहां हो तुम? राजेश सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? सोनिया को उस शैतान ने अचानक गायब कर दिया। मुझे इस वक्त रमन को बचाना चाहिए। राजेश पीछे सड़क की ओर दौड़ा। उतने में उसे एक पुलिस वाहन आता दिखाई दिया। सर, प्लीज हेल्प। मेरी दोस्त सोनिया पर किसी ने उन झाड़ियों में हमला कर दिया है। पुलिस वाला, सर, रात के समय यह जगह किसी भी गतिविधि के लिए बंद है। आप इस सड़क से क्यों आ रहे हैं? क्या आपने पहले बोर्ड नहीं देखा था? राजेश, नहीं सर, वह नहीं दिखा मुझे, पर प्लीज आप मेरे साथ आइए। मेरी दोस्त सोनिया पर किसी ने हमला कर दिया है। प्लीज मदद कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। राजेश और इंस्पेक्टर पूरी जगह छान मारते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। राजेश मन ही मन सोचता है, कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ मेरी दोस्त सोनिया गायब है और दूसरी तरफ मुझे उसके भाई को महातांत्रिक औंझा तक पहुंचाना जरूरी है। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अंततः इंस्पेक्टर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। राजेश, सर, मेरी कार बंद हो गई है। आप प्लीज मेरी गाड़ी ठीक करवाकर एक जगह पहुंचाने में मदद कर सकते हैं? इंस्पेक्टर, ठीक है, मैं प्रबंध करता हूं। आप चिंता मत करें, आपकी दोस्त सोनिया को ढूंढने में भी पूरी मदद करेंगे। तभी अंदर एक हवलदार दौड़ता हुआ आता है। हवलदार, सर, इनकी गाड़ी ठीक हो गई है, हमने स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी है। राजेश इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट लिखवाकर वहां से निकल जाता है। रमन, भैया, दीदी मिल तो जाएगी ना? राजेश, हां रमन, मैं तुम्हें महातांत्रिक औंझा के आश्रम तक पहुंचाकर खुद खोजने आऊंगा। वह पक्का मिल जाएगी। राजेश रमन के साथ महातांत्रिक औंझा के आश्रम में पहुंच जाता है, जहां वह अपने शिष्यों के साथ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। राजेश वहां पहुंचकर सोचता है, महातांत्रिक तो ध्यान की मुद्रा में व्यस्त लग रहे हैं, इनसे कैसे बात की जाए। तभी, गौतम, मैं गौतम हूं और आपका महातांत्रिक औंझा के आश्रम में स्वागत करता हूं। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? राजेश, नमस्ते। ये मेरे दोस्त रमन हैं और ये बहुत बुरी हालत में है, कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया है। मेरी दोस्त सोनिया ने यहां पहले भी संपर्क किया था। मैं उसे गुरुजी की शरण में लेकर आया हूं, उन्हीं से मिलना है मुझे। थोड़ी देर बाद गौतम राजेश को एक कमरे में लेकर जाता है, जहां पर महातांत्रिक औंझा अपने ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। गौतम के इशारे पर राजेश ने उनके सामने रमन को लेटा दिया। गौतम, गुरुजी, ये अपनी कुछ समस्या आपके सामने रखना चाहते हैं। राजेश, औझा जी, ये मेरा दोस्त रमन है। कुछ दिनों से यह अचानक अजीब आवाज में बोलने लगता है, कभी किसी पर हमला कर देता है। थोड़े दिन पहले तो इसने अपने ही पैर तोड़ लिए। महातांत्रिक औंझा रमन के सिर पर हाथ रखते हैं। औंझा, मुझे इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का साया लग रहा है, तुम फिक्र मत करो,
30 दिनों में पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है, उसी बीच हम रमन को ठीक कर सकते हैं। अभी तुम जा सकते हो और 30 दिनों बाद लौट कर आना। यदि रमन को लेकर कुछ भी जरूरी होगा तो हम तुम्हें सूचित कर देंगे। राजेश, गुरुजी, कुछ और भी है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी दोस्त सोनिया पर कल रात एक काग भगौड़े ने हमला कर दिया था। मैं सोच रहा था कि आप उसकी मदद कर सकते। एक काग भगौड़े ने? मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। राजेश गुरुजी को सारी बात विस्तार से बता देता है। देखो, ये सब सुनकर लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वह बुरी शक्ति जिसने रमन को इस हालत में पहुंचाया है, उसी ने सोनिया पर भी हमला किया है। हमें सोनिया को आज रात ही बचाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वह भी काग भगौड़ा बन जाएगी। क्या? नहीं, प्लीज मेरी मदद करिए। मैं उससे प्यार करता हूं। हम किस तरह उसकी मदद कर सकते हैं? राजेश, इस तरह का किस्सा मैंने पहले भी एक बार देखा है। इसे खौफ तंत्र भी कहते हैं। इस तंत्र के प्रभाव के कारण सोनिया इस वक्त सुप्त अवस्था में पहुंच चुकी है। अब वह सीधे रात के दूसरे पहर में, मतलब 1 बजे के आसपास जागेगी, और जब वह जागेगी तब वह काली शक्तियों के पराधीन होगी। उसकी काग भगौड़ा में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी और आज मध्य रात्रि वह पूरी तरह काग भगौड़े में बदल चुकी होगी। तो बाबा, मैं इस प्रक्रिया को कैसे रोक सकता हूं? यह मंत्रित भस्म की पोटली लो। सोनिया को आज मध्य रात्रि के पहले इस भस्म से नहला देना तो वह अपने आप उस तंत्र से मुक्त हो जाएगी। पर ध्यान रखना, इस दौरान वह तुम पर हमला भी करेगी और तुम्हें भी काग भगौड़ा में बदलने की कोशिश करेगी। इसलिए जो भी करोगे सोच समझ कर करना। और हां, एक महत्वपूर्ण बात, जब भी यह प्रक्रिया शुरू होगी, एक सफेद खरगोश किसी दिशा से आता दिखेगा, वैसा ही जैसा तुम्हें कल रात दिखा था। उसे देखते ही समझ जाना कि तुम्हारा काम अब शुरू होने वाला है। राजेश गुरुजी को धन्यवाद देता है और रमन को उनकी शरण में छोड़कर भस्म की पोटली लिए उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने कल रात सोनिया को खोया था। राजेश वहां एक बूढ़े आदमी को देखता है। वह सोचता है, अरे, यहां कोई बैठा हुआ है। हो सकता है इन्हें भी खौफ तंत्र के बारे में कुछ पता हो। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मेरी एक दोस्त इसी क्षेत्र में खौफ तंत्र का शिकार हो गई है। आपको इस तंत्र के बारे में कुछ पता है? राजेश की बात सुनते ही बूढ़े की आंखों में दहशत भर जाती है। वह तुरंत उठकर भागने लगता है। राजेश हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे, इन्हें क्या हो गया? इस तंत्र के बारे में पूछना भी वर्जित है क्या? खैर, गुरुजी ने कहा था कि इस पोटली की भस्म से मुझे सोनिया को नहलाना होगा, पर यह काम आसान नहीं होगा और अगर वाकई सोनिया काग भगौड़े में बदल रही होगी तो वह बहुत खतरनाक हो सकती है। मुझे कुछ युक्ति लगानी होगी, पर मैं ऐसा आखिर क्या कर सकता हूं? राजेश उसी जगह मुश्किल से शाम तक वक्त गुजारता है। जब वह वक्त देखता है तो रात के 9 बजने वाले थे। सोनिया अब किसी भी वक्त यहां दिख सकती है। तभी राजेश को एक खरगोश दिखाई देता है। यह तो वही सफेद खरगोश है जिसके बारे में मुझे गुरुजी ने सतर्क किया था। सोनिया भी आसपास होनी चाहिए। सोनिया, कहां हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूं। राजेश ने जैसे ही सोनिया को आवाज लगाई, पूरी जगह में एक अजीब हंसी गूंज उठी और अगले ही पल उसे सामने सोनिया खड़ी दिखाई दी, पर उसका रूप बदल चुका था। चेहरा इतना खौफनाक था कि राजेश के मन में दहशत की लहर दौड़ गई। चेहरा देखते ही राजेश अंदर से बुरी तरह कांप गया। राजेश पीछे मुड़कर भागने लगा। सोनिया अपनी ही जगह खड़ी हंसी जा रही थी। सोनिया, कहां जा रहे हो जानेमन? मुझे देखकर डर गए क्या? राजेश के पसीने छूट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ओह गॉड, मैंने तो कभी सोनिया के इस रूप की कल्पना भी नहीं की थी। इसे भस्म से नहलाना आसान नहीं होगा। सोनिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। जानेमन, पास आ जाओ, तुम्हें भी काग भगौड़ा बना दूं, फिर दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सोनिया के इस खौफनाक रूप को राजेश कैसे इस भस्म से नहला पाएगा? दिल थाम के रहिए। आपको अभी तक की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। राजेश काफी आगे तक दौड़ता है और जब पीछे मुड़ता है तो सोनिया तब तक गायब हो चुकी होती है। ओह, ये कहां चली गई? राजेश अपने मोबाइल फ्लैशलाइट को हर दिशा में घुमाता है। ओह गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक है। कहीं सोनिया को बचाने की जगह मैं ही काली शक्तियों का शिकार न हो जाऊं। तभी उसकी फ्लैशलाइट पर एक काग भगौड़ा गिरता है। राजेश जैसे ही फ्लैशलाइट को चेहरे की ओर करता है तो देखता है कि वह सोनिया ही थी। ओह माय गॉड, अरे ये हाथ में क्या लिए हो?
किसी तांत्रिक से कुछ मेरे लिए तोहफा लाए हो क्या? इसे मेरे हवाले कर दो। राजेश वापस उस पैड की ओर दौड़ने लगता है जहां वह दोपहर भर बैठा था। इतने में सोनिया ठीक उसके पीछे प्रकट होती है और एक छलांग मारती है। इस अप्रत्याशित हमले से राजेश के हाथ से पोटली गिर जाती है। तो ये तोहफा लाए थे जाने मन, क्या तुम्हें इस रूप में पसंद नहीं? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। राजेश हांफते हुए वापस पैड की ओर भागने लगता है। ओह नो! जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सोनिया किसी छिपकली की तरह रेंग रही होती है। मुझे अकेला छोड़कर अकेला कहां तक भागेगा? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। इतना कहते ही सोनिया राजेश पर फुर्ती से कूदती है। अब तुम मेरी चंगुल में फंस गए जानू। मैं नहीं, तुम मेरी चंगुल में फंस गई हो। इसी के साथ राजेश का हाथ तेजी से पास ही लटक रही एक रस्सी पर घूमता है और अगले ही क्षण पैड के ऊपर से भस्म की पोटली सोनिया के शरीर पर पलटती है और ये कैसे हो सकता है? असंभव। मैंने तो तुम्हारी पोटली गिरा दी थी। तुम ये भूल रही हो कि मैं इस जगह दोपहर में ही पहुंच गया था। जब मैं इस पेड़ के नीचे बैठा था तभी मैंने ये युक्ति सोच ली थी कि भस्म की पोटली इस पेड़ की शाखा पर बांध दूं ताकि समय मिलते ही इसे तुम पर उल्टा सका सकूं। सोनिया के शरीर से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और उसके अंदर की काली शक्ति गायब होने लगती है। कुछ पलों में सब शांत हो जाता है और सोनिया वापस सामान्य हो जाती है। राजेश उसे संभालता है। मुझे क्या हुआ था? तुम एक तंत्र में फंसी हुई थी सोनिया, पर तुम चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। और राजेश उसे वापस कार में ले आता है। अब तुम आराम से कार में बैठो, मैं तुम्हें महातांत्रिक ओझा के पास आश्रम में ले चलता हूं। पर रमन का क्या हुआ? उसकी चिंता मत करो, वह ठीक है। गुरुजी उसका उपचार कर रहे हैं। रास्ते में सब विस्तार से बताऊं। राजेश और सोनिया की कार महातांत्रिक ओझा के आश्रम पहुंच जाती है। सोनिया, हम पहुंच गए हैं, उठ जाओ। अभी भी ऐसी कमजोरी लग रही है मानो 2 दिन से सोई नहीं हूं। इतना कहते ही सोनिया बेहोश हो जाती है। राजेश सोनिया को लेकर महातांत्रिक ओझा के पास पहुंचता है। गौतम, राजेश जी, इन्हें गुरुजी के सामने लिटा दीजिए। जी गौतम जी। राजेश ने वैसा ही किया। ओझा, बहुत खूब राजेश, तुमने बहुत कठिन कार्य सिद्ध कर दिखाया है। गुरुजी, सोनिया बच तो जाएगी ना? हां, इतनी ताकतवर शक्ति उसके शरीर में थी, इसलिए यह कमजोर हो गई है। पर एक बात ध्यान से सुनो, जिस प्रकार हमें अगर बहुत बड़ी चोट लग जाए तो उसका घाव काफी समय तक रहता है, उसी प्रकार इतनी ताकतवर शक्ति सोनिया के शरीर में वास करने के कारण उसके कुछ असर रहने की संभावना है। मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा कि आज रात तुम दोनों यहीं आश्रम में रुक जाओ। गौतम तुम्हारे रहने का प्रबंध कर देगा। अगर सब कुछ सही रहा तो कल तुम दोनों निकल जाना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। गौतम, आप इस तरफ आइए। राजेश जी, मैं आपको सार्वजनिक कमरे में ले चलता हूं। जी गौतम जी। सोनिया को लेकर राजेश गौतम के पीछे पीछे चलने लगा। राजेश, यहां और काफी सारे लोग आए हुए हैं। गौतम, हां राजेश जी, पूरे विश्व से लोग यहां गुरुजी की शरण में आते हैं। जिस किसी को भी भूत प्रेत की बाधा होती है वह गुरुजी के पास उपचार के लिए आते हैं। आप सोनिया को वहां आगे सुला दीजिए और फिर भोजन के लिए आइए। सार्वजनिक भोजन बगल वाले कमरे में ही होता है। गौतम द्वारा बताए हुए जगह पर राजेश सोनिया को सुला देता है। वहां बैठे लोगों को देखकर राजेश सोचता है, ना जाने इन सबको किस प्रकार की समस्या होंगी। राजेश बताए हुए स्थान पर भोजन करने बैठता है। थोड़ी देर बाद, हाय, मेरा नाम रॉक है और मैं लंदन से आया हूं। आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम राजेश वर्मा है और आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हो। आपको देखकर लगता नहीं कि आपको हिंदी इतनी अच्छी आती होगी। रॉक, जी शुक्रिया। मुझे बचपन से ही भारत और यहां के कल्चर में दिलचस्पी थी। इसी दिलचस्पी के चलते मैंने हिंदी भी बचपन से सीख ली। पर आपको सच बताऊं, मुझे खासकर भारत की भूतिया जगहों को घूमने में काफी रुचि है। भूतिया जगहों को घूमने में? रॉक, ऐसी रुचि तो मैंने किसी की पहले नहीं सुनी। दरअसल मैं और मेरी बहन सैम फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी में ऑकल्ट साइंस, काली शक्तियों और भूत प्रेत से संबंधित में रिसर्च कर रहे थे। हमने अपनी रिसर्च के दौरान अफ्रीका के निरागा द्वीप के बारे में सुना था, जो साल में सिर्फ एक बार 1 दिन के लिए दिखाई देता है। मैं और मेरी बहन उसी द्वीप पर गए, पर वहां जो हमने देखा वह इतना भयावह था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस द्वीप से मैं तो बचकर निकल आया,
पर मेरी बहन सैम वहीं फंस गई। अपनी बहन को ढूंढकर निकालने के तरीके खोज रहा था जब मुझे महातांत्रिक औंजा के बारे में मेरे दोस्त देव से पता चला और मैं यहां इनके आश्रम में आ गया। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मुझे द्वीप के उभरने का समय 2 सप्ताह पहले ही सूचित कर देंगे और सैम को कैसे बचाना है ये तरीका भी बताएंगे। ऐसा क्या था उस द्वीप में जो आपकी बहन सैम वहां फंस गई? हम अफ्रीका में लक्सर नामक शहर में गए थे जो नील नदी के तट पर बसा शहर है। वैसे तो यह पिरामिड के लिए मशहूर है, पर लोग ये नहीं जानते कि नील नदी में एक निरागा नामक द्वीप हर साल उभरता है। हम लोकल लोगों से इस द्वीप के बारे में जानकारी पूछ रहे थे। आप इस द्वीप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यहां इस बारे में कोई बात नहीं करता। हम और लोगों से इसके बारे में पूछते रहे और आखिर हमें एक आदमी मिला जिसने कहा कि आदमी, मैं आपको उस जगह का पता दे सकता हूं, पर इसके बदले मुझे एक मोटी रकम चाहिए। रॉक। पैसे की मुझे और सैम की कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उस आदमी को मुंह मांगी रकम दे दी और उसने हमें उस जगह का पता बता दिया। हमें हमारे अध्ययन से इतना मालूम था कि उस द्वीप में रात के 12 बजने से पहले लौट आना है, इसलिए हम जल्द से जल्द प्राइवेट बोट करके उस द्वीप तक पहुंच गए ताकि वक्त रहते वापसी कर सकें। जब उस द्वीप में घूमना शुरू किया तो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। द्वीप पर रॉक, सैम, यहां पर कुछ अजीब सी गंध आ रही है। सैम, हां रॉक, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी खुदे हुए कब्रिस्तान में घूम रहे हैं। तभी हमें वहां अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा है मानो बहुत सारी औरतें एक साथ लगातार रो रही हैं। थोड़ी आगे हमें एक गुफा दिखाई दी। यहां क्या होगा? यहां के फोटो ले लेते हैं और फिर निकल चलते हैं। हम दोनों जैसे ही उस गुफा के अंदर घुसे, बहुत सारे चमगादड़ एक साथ निकले। उन चमगादड़ों का शरीर ही लाल था, मानो खून से लथपथ हो। ओ माय गॉड, बचो! हम उल्टे कदम वापस भागने लगे, पर जब हम गुफा के बाहर निकले तो देखा कि ओह जीसस, ये तो पूरा का पूरा द्वीप मानो जाग उठा हो। समझ नहीं आ रहा ये कोई वहम है या हकीकत में ये सारे पेड़ और आसपास के सारे जानवर मानो प्रेत आत्माओं से महसूस हो रहे हैं। सोचो मत सैम, बस भागते चलो। प्रेत आत्माएं हमारी ओर बढ़ती ही जा रही थीं। हम मुश्किल से नदी के किनारे तक पहुंचे। मैं बोट में उसे बुला रहा था, जल्दी आओ सैम, यहां से निकल जाने में ही भलाई है। पर जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। ओह रॉक, मुझे बचाओ! ओह नो, सैम! आश्रम में पेड़ की शाखाएं सैम को जकड़ रखी थीं। मैंने घड़ी में देखा 12 बजने ही वाले थे और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उससे पहले ही मेरी आंखों के सामने वह द्वीप इस तरह गायब हो गया मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, मानो कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। अंत में मैंने अपनी बहन को खोजने के लिए अनेक जगह मदद मांगी। तब मेरे इस दोस्त देव ने मुझे भारत में इस आश्रम के बारे में बताया और मैं यहां चला आया। एक तरफ रॉक ने अपने साथ हुई घटनाओं को राजेश को बता रहा था और दूसरी तरफ सोनिया सपनों की दुनिया में भयभीत कर देने वाली घटना देखने वाली थी। ओह, मैं ये किस होटल में हूं? मुझे ऐसा लग रहा है मानो इस होटल के रिसेप्शन को पार कर मैं इस होटल की लॉबी में चल रही हूं। और ये कौन सा कमरा है? 308। इस कमरे में जाकर रेस्ट कर लेती हूं, मुझे नींद लग रही है। सोनिया को नींद लग जाती है और थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है मानो इस बिस्तर के नीचे कोई है। ये हाथ कैसे, और ये मुझे कहां खींचे जा रहे हैं? बचाओ! और चिल्लाती हुई सोनिया नींद से उठती है। राजेश तेजी से दौड़ता हुआ सोनिया के पास पहुंचता है। क्या हुआ सोनिया? तुम बहुत जोर से चीखी। कोई डरावना सपना देखा क्या? राजेश सोनिया को पानी देता है और पानी पीते हुए सोनिया, सपना? क्या वो सपना था? ओह, सपने में ऐसा लग रहा था मानो हकीकत में मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। ऐसा क्या देखा तुमने सपने में? जवाब में सोनिया राजेश को अपना सपना बयान करती चली गई। राजेश, चिंता मत करो, ये स्ट्रेस के कारण हुआ होगा। दोबारा सो जाओ, तुझे अच्छा महसूस होगा। सोनिया फिर से सो जाती है, पर फिर से उसे वही होटल दिखाई देता है और फिर वह उसी लॉबी में चलती दिखाई देती है और फिर वह सोती है और फिर वही भूतिया हाथ उसे बिस्तर के अंदर खींच लेते हैं और सोनिया पुनः चौंक कर उठती है। आहा! राजेश, क्या हुआ सोनिया? तुम विश्वास नहीं करोगे, मुझे फिर से वही सपना दिखाई दिया, सीन बाय सीन। मैं उसी होटल में
उसी कमरे में जाकर सो रही हूं और कोई भूतिया शक्ति मुझे बिस्तर के अंदर खींच रही है, मानो मैं किसी लूप में फंसी हुई हूं। डोंट वरी सोनिया, आओ थोड़ा बाहर तक टहल कर आते हैं, तुम अच्छा महसूस करोगी। क्या वाकई सोनिया किसी भूतिया सपनों के जाल में फंसी है? क्या है सनसनी? रहस्य को उजागर करने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। और अगर कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। राजेश और सोनिया बाहर टहलने के लिए जाते हैं। तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है सोनिया, और जाहिर सी बात है तेरे भाई रमन की तुझे बहुत टेंशन है। तूने खुद एक रूह से अभी अभी पीछा छुड़ाया है, ये उसी का स्ट्रेस है। मुझे नहीं लगता कि ये गंभीर बात है। पता नहीं राजेश, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पर शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं शायद ओवरथिंक कर रही हूं। दोनों थोड़ी देर घूमकर वापस आते हैं। ये ले सोनिया, थोड़ा पानी पी और फिर सो जा। मैं यहीं कुछ दोस्तों से बात कर रहा हूं। दोस्त? यहां कौन दोस्त बन गए तुम्हारे? रॉक और देव 2 दोस्त बने हैं, डोंट वेरी। तुम सो जाओ, मैं यहीं हूं। सोनिया फिर सो जाती है और राजेश रॉक और देव के पास आ जाता है। राजेश, वाह ये कौन सी पेंटिंग है? देव, मैंने बनाई है, कैसी लगी? काफी सुंदर है। तभी सोनिया दौड़ते हुए वहां पहुंचती है। सोनिया, राजेश, राजेश, मुझे बचा लो। तीनों चौंक जाते हैं। क्या हुआ सोनिया, तू बहुत डरी हुई लग रही है। राजेश, फिर से वही सपना आया। ऐसा लग रहा है मैं फंस गई हूं। जब भी सोती हूं वही सपना देखती हूं। वही होटल, वही रूम में जाना, वही बिस्तर पर सोना और वही आत्मा का मुझे अंदर खींच लेना। पर मैं ये सब क्यों देख रही हूं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं। देव, कैसा होटल था सोनिया जी? क्या आप ठीक से याद करके बता सकती हैं? जिस तरह पुलिस वाले स्केच आर्टिस्ट की मदद लेते हैं, उसी तरह मैं भी आपको इस होटल को पेंटिंग में उतारने में मदद कर सकता हूं। फिर शायद आप उस पेंटिंग को इंटरनेट पर खोजकर पता लगा सकें। सोनिया, ये देव हैं, बहुत सुंदर पेंटर हैं। मुझे लग रहा है ये ठीक कह रहे हैं। इन्हें एक बार होटल के बारे में बताओ, शायद हमें इस रहस्य की कोई कड़ी मिल जाए। और तब सोनिया राजेश को उस जगह के बारे में बताती चली गई और देव उसके बताए अनुसार पेंटिंग बनाता चला गया। थोड़ी देर में पेंटिंग तैयार थी और पेंटिंग देखकर सोनिया चौंक उठी। हाँ, यही होटल था, मैं इसे तुरंत गूगल करता हूं। राजेश को इंटरनेट पर वह होटल की पेंटिंग मैच कर जाती है। यह तो धून होटल है, देहरादून के पास स्थित एक होटल। पर इसका सपना तुम्हें क्यों पड़ रहा है? रॉक, हमें ये महातांत्रिक औंजा से पूछना चाहिए, वहीं हमें इसका कारण बता सकते हैं। और फिर चारों महातांत्रिक औंजा के पास जाते हैं और उन्हें पूरा सपना और होटल की जानकारी भी देते हैं। औंझा, सोनिया, मैं ये अक्सर बोलता हूं कि जिस तरह घाव लगने के बाद कई दिनों तक घाव के निशान रह जाते हैं, उसी तरह रूह से छुटकारा पाने पर भी कई बार उसकी कुछ छाप रह जाती है। सोनिया जी, आप सपनों के जरिए काली तंत्र शक्ति में फंसे लोगों से और परिस्थितियों से जुड़ रही हैं। अब मैं क्या करूं गुरुजी? मुझे एक रास्ता दिखाइए। एक ही सपना बार बार देखूंगी तो चैन से सो नहीं पाऊंगी। इस तरह तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। शांत सोनिया बेटी, इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां का सपना तुम्हें पड़ रहा है। वहां यह कौन सी रूह है जो तुम्हें बुला रही है, उसका राज पता लगेगा। उस रूह को मुक्ति दिलाने के बाद तुम इस सपने से मुक्त हो पाओगी। राजेश, सोनिया, फिर तो हमें तुरंत निकलना चाहिए ताकि जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें और तुम ठीक से सो सको। रॉक, क्या मैं और देव तुम दोनों के साथ चल सकते हैं? सोनिया, पर आप हम दोनों के साथ आकर परेशान हो जाएंगे। हम दोनों को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। देव, नहीं, इसमें मुसीबत की क्या बात है? और वैसे भी रॉक और मुझे दोनों को ही भूतिया जगहों में जाने में आनंद आता है। और जैसा रॉक ने राजेश को बताया, मैं आकलट साइंस में रिसर्च कर रहा हूं। सोनिया, ठीक है, वैसे भी ये मुसीबत जल्दी सॉल्व हो तो मैं और राजेश दिल्ली अपने कुछ काम निपटा लेंगे। फिर रमन को लेने कुछ दिनों में वापस भी तो आना है। और फिर चारों राजेश की कार में निकल पड़े देहरादून की ओर। राजेश, ये जो खेत देख रहे हो ना, यहीं पे रात को हमें काग भगौड़े के रूप में एक भूत ने हमला किया था। पर जब वे देहरादून के करीब पहुंचे, उनकी कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। मेरे बच्चे को देखा है क्या? आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? सोनिया, मां जी, हमने आपके बेटे को नहीं देखा। बूढ़ी, किसी ने तो देखा होगा, गौर से देखिए इसका चेहरा।
महीना हो गया घर नहीं लौटा है ये। मुझ बूढ़ी मां पर तरस खाइए। देव, हमें माफ कीजिए माताजी, हमने आपके लड़के को नहीं देखा। चारों दोस्त आगे बढ़ते हैं। गूगल मैप पे रास्ता खोजते खोजते वे जल्द ही होटल धून के सामने थे। राजेश, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा देव ने पेंटिंग में बनाया था। देव, हां, तो मैं हूं ही अच्छा पेंटर। सब होटल के अंदर जाते हैं। सामने रिसेप्शनिस्ट उनका स्वागत करती है। रिसेप्शनिस्ट, वेलकम टू दून होटल। आप सब कितने कमरे बुक करेंगे और कितने दिन तक का स्टे बुक करेंगे? राजेश जी, हमें 2 कमरे दे दीजिए, 2 दिन के लिए, बाद में स्टे बढ़ा सकते हैं ना? रिसेप्शनिस्ट, जी सर, हमारे पहले फ्लोर पे कमरे खाली हैं। तभी सोनिया बोल पड़ती है, सोनिया, मुझे 308 रूम नंबर ही चाहिए। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा चौंकती है। रिसेप्शनिस्ट, पर मैम, वो तो काफी दिनों से बंद है, क्लीनिंग हो रही है। सोनिया, कोई बात नहीं, मैं डबल पैसे दूंगी, पर उसी रूम में रुकूंगी। रिसेप्शनिस्ट, पर आपको उस रूम से क्या लगाव है? राजेश, वो दरअसल इनकी बहन पहले इस होटल में आई थी और उसी रूम में रुकी थी और बहुत तारीफ भी कर रही थी। आज उनके देहांत को 1 साल हो गया है। हम उन्हीं की याद में यहां रुकना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट, अच्छा ठीक है, मैं प्रबंध करती हूं। फरमान सर और मैडम को इनके रूम 308 और 309 में छोड़ाइए। सोनिया और राजेश एक कमरे में रुकते हैं। रॉक और देव उनके साथ वाले कमरे में रुकते हैं। राजेश, आज का दिन बहुत ही व्यस्त था, बहुत थकान लग रही है। चलो सोनिया, सो जाते हैं, तू भी कम से कम आंखें बंद करके लेट जा। राजेश सो जाता है और सोनिया किसी थकान के कारण आंख लगाती है। अचानक सोनिया को लगा कि उसके शरीर पर दबाव पड़ रहा है, मानो कोई उसके शरीर पर चढ़ रहा हो। मेरे शरीर पर दबाव क्यों पड़ रहा है? सोनिया ने जैसे ही आंखें खोली, वह चौंक उठी। आवाज उसके हलक में फंस गई थी। वह चीखना चाह रही थी, पर चीख नहीं पा रही थी। एक लाश उसके शरीर पर चढ़ रही थी। उस लाश की आंखें चमक रही थीं और देखते ही देखते उस लाश ने खुद को फांसी लगा ली। एक कड़ाक की आवाज आई और लाश की गर्दन चटक गई थी। इतना भयावह दृश्य सोनिया ने कभी नहीं देखा था। सोनिया ने पूरा जोर लगाया और चीख उठी। लाश उसके सामने झूलते जा रही थी। बचाओ, बचाओ! प्रिय दोस्तों, कहानी बड़े भयावह मोड़ पर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। राजेश घबराकर उठता है। सोनिया, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? राजेश, अभी कोई बड़ा सा आदमी मेरे ऊपर खड़ा था और उसने फांसी लगा ली। मैं सच बोल रही हूं, यह कोई सपना नहीं था और मैं तो सोई भी नहीं थी। राजेश, अभी कोई बड़ा सा आदमी मेरे ऊपर खड़ा था और उसने फांसी लगा ली। मैं सच बोल रही हूं, यह कोई सपना नहीं था और मैं तो सोई भी नहीं थी। देव, सोनिया, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही हो? रॉक, क्या हुआ? क्या हुआ? सोनिया यह वाकया उन दोनों को भी सुनाती है। रॉक, सोनिया, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? देव, कौन था वह? कैसा दिख रहा था वह? सोनिया, नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। देव, कोई बात नहीं सोनिया, डरो मत, अब शांत हो जाओ, हम लोग आ गए हैं। चारों उस कमरे में बैठकर बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सबको धीरे धीरे नींद आने लगती है। रॉक और देव जमीन पर बैठे बैठे सो जाते हैं और राजेश बिस्तर पर थोड़ी देर लेट जाता है। सोनिया, थोड़ी देर में अब सुबह होने वाली है, मैं जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाती हूं। थोड़ी देर में सब उठ ही जाएंगे और फिर हम सभी नीचे जाकर इस कमरे के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ कर लेंगे। सोनिया बाथरूम में जाती है, पर उसे यह नहीं पता होता कि यह एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ बहुत तेजी से झूल रहा है, मानो जैसे कोई पेंडुलम की तरह एक से दूसरी दिशा में तेजी से झूल रहा हो। यह कैसी आवाज है? सोनिया जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके सामने वाला दृश्य दिल दहला देने वाला होता है। सीलिंग से लटक रही लाश धड़ाक की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है। राजेश, क्या हुआ सोनिया? सोनिया पूरा वृतांत सुनाती है। राजेश, हमें जल्दी से रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करनी चाहिए। वे लोग नीचे आते हैं। मैम, रूम नंबर 308 में कभी कोई हादसा हुआ था? रिसेप्शनिस्ट, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मालूम मुझे। रॉक,
ठीक से याद करिए, कहीं किसी ने सुसाइड तो नहीं किया? रिसेप्शनिस्ट जी, मैं तो इस जगह नई नई आई हूं, आपको मैनेजर से बात करनी होगी, पर उन्हें आने में अभी 2-3 घंटे हैं। आप तब तक चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर अगर मैनेजर साहब फ्री हुए तो आपकी बात करा दूंगी। रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए अनुसार राजेश, सोनिया, रॉक और देव कार में निकलते हैं। राजेश, आओ सोनिया, तुम आगे की सीट पर बैठो, रॉक और देव पीछे बैठ जाएंगे। रॉक, हम लोग क्या नाश्ता करने वाले हैं? मैं तो ज्यादा स्पाइसी नहीं खा पाऊंगा। देव, हे रॉक, हम लोग सैंडविच खाएंगे जो सभी को पसंद है। चारों कार से उतरकर होटल की तरफ जाते हैं, तभी सोनिया, अरे मेरा पर्स तो कार में ही छूट गया। राजेश, ये लो चाबी। सोनिया, कार से अपना पर्स ले आओ, तब तक हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं। कार की तरफ जाते हुए सोनिया सोचती है, हे भगवान, वह लाश मुझे 2 बार दिख चुकी है, अब और मत दिखाना, मुझे इस मुसीबत से मुक्ति दिला दो। पर कहते हैं ना, जो 2 बार होता है उसे 3 बार होने में देर नहीं लगती। सोनिया अपना पर्स कार के डैशबोर्ड से निकाल ही रही थी कि तभी एक लाश कार के बोनट पर धड़ाम से आकर गिरती है। नहीं, हा हा हा। लाश की सुर्ख आंखें सोनिया को घूर रही होती हैं। आहा! लाश का मुंह सोनिया की ओर होता है, मानो वह सोनिया को कुछ कहना चाह रही हो। इतने में अचानक लाश वहां से गायब हो जाती है। सोनिया घबराकर दौड़ती हुई अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। राजेश, मैंने अभी अभी कार के बोनट पर वह लाश देखी थी जिसके गले में फांसी का फंदा था, और वह अचानक गायब भी हो गई। सोनिया, तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। देव, क्या तुमने लाश का चेहरा देखा है? हां देव, मैंने देखा है। फिर तो मैं उसका चेहरे का चित्र बना सकता हूं। देव सोनिया के वर्णन करने पर चित्र बनाता है, और उस चित्र में जिसका चेहरा था उसका चेहरा देखकर सब चौंक जाते हैं। रॉक, ये तो वही लड़का है जिसका फोटो हमें वह बूढ़ी औरत कार में दिखा रही थी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? मुझे उस बूढ़ी औरत के हाथ में पकड़ा फोटो याद नहीं। हां सोनिया, मेरी मेमोरी काफी फोटोग्राफिक है, एक बार कुछ देख लूं तो अच्छे से याद रहता है। मुझे अच्छे से याद है, तो चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। चारों उस बूढ़ी औरत को राहगीरों से पूछते हुए उसके घर पहुंचते हैं। अपने घर के बाहर इन चारों को देखकर बूढ़ी औरत दौड़ते हुए बाहर आती है। बूढ़ी, कौन हो तुम सब? क्या तुम्हारे पास मेरे बेटे के बारे में जानकारी है? जवाब दो। सोनिया, हां माताजी, मगर खबर अच्छी नहीं है। बूढ़ी, मुझे बस सच जानना है, क्या मेरा बेटा मर चुका है? जवाब दो। देव, माताजी, हमें यकीन से नहीं पता, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपका बेटा मरा हो सकता है, हमें अपनी कहानी बताएं। बूढ़ी औरत की कहानी बड़ी ही दर्दनाक थी, और उसमें छुपा था उस लाश का रहस्य जो बहुत ही खौफनाक था। बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ किया। बूढ़ी, मेरा नाम मालिनी है। करीब 3 महीने पहले की बात है। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई थी तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवा दिए। टेस्ट के रिजल्ट आए तो पता लगा मुझे कैंसर है, और वह भी लास्ट स्टेज। मेरे पास बहुत कम समय बचा था। मेरा इकलौता बेटा अनिल काफी सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा था। जब मुझे कैंसर के बारे में पता लगा तो मैंने उसे तुरंत अपने पास बुलवा लिया। उसने भी काफी जगह पूछताछ करी, पर मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अंत में वह अपने दोस्त आकाश से मिलने गया, जिसके किसी रिश्तेदार को ऐसे ही न ठीक होने वाली बीमारी थी और उनकी जान किसी तंत्र के कारण बच गई थी। अनिल सोच रहा था कि उम्मीद है आकाश से मेरी मां को जीवित रखने का कोई उपाय मिल जाएगा। उस दोस्त ने कहा था कि आकाश, देख अनिल, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो एक जान के बदले दूसरी जान का सौदा करता है। तू अपनी मां को बचा तो सकता है, पर उसके बदले तुझे किसी एक दूसरे व्यक्ति की बलि देनी होगी। मैं तुझे तांत्रिक से मिलवा देता हूं। बूढ़ी, मैंने अनिल को बहुत मना किया, पर अनिल ने मेरी एक न सुनी। वह आकाश के साथ उस तांत्रिक के पास बंगाल गया। उस दिन के बाद मेरा बेटा अनिल कभी वापस नहीं आया। मुझे यह भी नहीं पता कि क्या उसने किसी का खून कर दिया और पुलिस द्वारा पकड़ा गया या कुछ और हुआ। मैंने उसके दोस्त आकाश को भी बहुत खोजने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस में शिकायत भी लिखवाई, पर पुलिस मां जी, हमने अपने सारे लोगों को अलर्ट कर रखा है। अगर हमें आपके बेटे अनिल का कुछ पता चलता है तो आपको तुरंत बता देंगे। बूढ़ी,
मैं सारे प्रयास कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। हां, एक बात जरूर है, 1 महीना पहले मेरे दोबारा टेस्ट हुए तो पता लगा कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है। सोनिया, ओह, तो आपको तब यकीन हो गया कि आपके बेटे अनिल ने किसी की बलि अवश्य दे दी है या किसी और की, और तब से आप उसे ढूंढ रही हैं। बूढ़ी, हां बेटा, मुझे बस सच जानना है। अगर मेरा बेटा मर चुका है तो भी मुझे उसका सच जानना है, ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। मालिनी की बातें सुनकर सबका दिल भर आया था। सब उसके घर से बाहर निकले और आपस में बातें करने लगे। देव, दोस्तों, इसका मतलब तो यह है कि जो आत्मा सोनिया को दिख रही है वह अनिल की ही है। शायद वह आत्मा भी कोई अधूरी इच्छा बताना चाह रही है, पर बता नहीं पा रही। शायद वह आत्मा जानना चाहती हो कि उसकी मां स्वस्थ है या नहीं, तभी उसे शायद मुक्ति मिलेगी। राजेश, जो कुछ भी है, हमें पूरी सच्चाई तो होटल मैनेजर से ही पता लगेगी। चलो, होटल मैनेजर से रहस्य पता करते हैं। सब होटल पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट को बोलकर मैनेजर से बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर रिसेप्शनिस्ट, सर, मैम, मैंने मैनेजर साहब से बहुत रिक्वेस्ट करी, पर वह बहुत बिजी हैं और आप लोगों से इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। तब रॉक अपना आईडी कार्ड उस रिसेप्शनिस्ट को देता है और बोलता है, रॉक, अपने मैनेजर को कहो कि जॉन रॉक अपने दोस्तों को लेकर आया है। मेरे पिताजी कौन हैं, वह गूगल करके खुद देख सकते हैं। अगर वह मेरे लिए समय नहीं निकालेंगे तो मुझे उनकी शिकायत पिताजी से करनी होगी। रॉक का संदेश लेकर रिसेप्शनिस्ट मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर शायद रॉक को गूगल करके कुछ पढ़ते हैं और फिर, रिसेप्शनिस्ट जी, मैनेजर साहब अपने रवैये के लिए माफी मांग रहे हैं। वह आपसे मिलने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां बाएं तरफ पे उनके ऑफिस चले जाइए। जब चारों मैनेजर के ऑफिस की ओर जाने लगते हैं तो राजेश रॉक के कान में धीरे से बोलता है, राजेश, रॉक, तूने बताया नहीं कि तू कोई अमीर राजनीतिक परिवार से है। रॉक, भला अपना करियर छोड़कर ऑकल्ट साइंस में भला लंदन से और कौन पढ़ाई अफोर्ड कर सकता है। खैर, ये सब बातें बाद में करेंगे। अभी मैनेजर से बात करते हैं। और फिर मैनेजर जी, मैं कबूल करता हूं कि जिस आदमी का चित्र देवजी ने बनाया है वह आदमी हमारे होटल में आया था, पर जो बातें मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए कृपया अपने तक ही रखें। मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं आप पर रॉक के परिवार के बारे में जानने के बाद यकीन कर यह बात बताने जा रहा हूं। सोनिया जी, आप भरोसा रखें, आपका राज राज ही रहेगा। आप हमें बस पूरी घटना सच सच बता दीजिए। मैनेजर अनिल की कहानी का रहस्य खोलने जा रहा है। होटल का मैनेजर घटना को बताना शुरू करता है। मैनेजर, बात काफी टाइम पहले की है। तारीख तो मुझे याद नहीं क्योंकि उस रात जो हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है, पर उस दिन हम सबकी मति मारी गई थी। जो कुछ पैसे के चक्कर में हमने बिना आइडेंटिटी देखे, बिना रजिस्टर में एंट्री किए उस शख्स को रूम दे दिया। सोनिया, ऐसा क्या हुआ था जो उस रात आपने अपने रूल तोड़े? उस रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह शख्स करीब रात 12 बजे के आसपास हमारे होटल पर दौड़ता दौड़ता आया। बहुत ज्यादा भीगा हुआ था, कांप रहा था। उसने हमसे एक रूम रात गुजारने के लिए मांगा। मैंने पहले तो साफ मना कर दिया, पर वह गिड़गिड़ाने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे भी दया आ गई। उस आदमी के पास कोई आईडी नहीं थी, पर पैसे 4 गुना देने को तैयार था। हमने भी सोचा कि एक रात के लिए मदद करने में कोई बुराई तो नहीं है। मैनेजर, मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम राकेश बताया। अब राकेश नाम इतना कॉमन है कि हमने सोचा जब अगली सुबह वह उठेगा तब एंट्री कर देंगे रजिस्टर में। उसने प्रॉमिस भी किया कि वह सुबह सुबह किसी को कॉल करके अपनी आईडी की कॉपी मंगवा देगा। हमने उसे वही रूम दे दिया जिसमें सोनिया जी रुकी हुई हैं। जब सुबह मेरे होटल का स्टाफ उस रूम में क्लीनिंग के लिए गया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। जब ऐसा काफी बार हुआ और शाम को मैंने रूम चेक करवाया तो देखा कि वह आदमी फांसी पर लटका हुआ था। उस आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। मैनेजर, हमने उस आदमी का सारा सामान चेक किया, पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे हमें उस आदमी का नाम या कोई और जानकारी मिल सके। मैंने अपने बॉस से बात की और उनके कहने पर अपने खास आदमी रामू को बोलकर उसकी लाश को दफनाने का सोचा। हमने सोचा कि अगर कोई उसे खोजता हुआ हमारे पास आया तो तब देखा जाएगा, पर कोई आया ही नहीं। कहां पे है वो जगह जहां उसे गाड़ा हुआ है? इस पर मैनेजर ने अपने आदमी रामू को बुला लिया। रामू,
उस जगह का पता इनको दे दो जहां पर तुमने उस आदमी को गाड़ा था। जी सर। और चारों वहां पहुंच गए। थोड़ी देर जमीन खोदने के बाद, देव, ये रही वो लाश, इसकी शायद आखिरी इच्छा रह गई होगी। सोनिया, हां, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि यह अपनी मां से कुछ कहना चाहता है। हमें अनिल की मां को बुलाकर इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए और फिर अनिल की मां को लाकर उसकी चिता का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं। बूढ़ी, बेटा अनिल, तूने अपनी जान देकर मुझ अभागन को जीवन दान दे दिया। अब मैं तुझसे क्या बोलूं? गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि अपने नौजवान बेटे को मैंने खो दिया। लग रहा है मुझ में ही कुछ स्वार्थ रहा होगा जो तूने ऐसा कदम उठाया। पर बेटा, आज तेरे अंतिम संस्कार में मैं तेरी मौत स्वीकार करती हूं और तुझे माफ करती हूं। अगर यह वह कारण है जिसके कारण तू शांत नहीं हो पा रहा तो अब हो जा बेटे। वातावरण में छाई शांति मानो उस मां को बार बार कहना चाह रही थी कि उसकी सारी बातें सुनकर अनिल की आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। इसके बाद चारों उस होटल में वापस आ गए। रात भर वहीं सोए और फिर अगली सुबह निकलने का प्लान बना लिया। अगली दिन सुबह, राजेश, हां तो सोनिया, कल रात नींद तो ठीक आई ना? सोनिया, हां राजेश, कल कई दिन बाद अच्छी नींद ले पाई हूं। रॉक, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि तेरा इस तरह डरावने सपने आने का क्रम इसी घटना के साथ खत्म हो जाए। यह घटनाक्रम खत्म होने वाला था या यह भी वक्त ही बताएगा। देव, तो फिर अब तुम्हारा अगला क्या प्लान है? मैं और रॉक तो वापस महातांत्रिक औजा के पास वापस जा रहे हैं। राजेश, हम दोनों तो दिल्ली जा रहे हैं। हमारा कुछ जीआरआई का एग्जाम का काम रह गया है। जल्दी से वो 1 हफ्ते में निपटा के फिर आश्रम में मिलते हैं तुम दोनों से। हमें रमन को लेने वापस आना है। गौतम कह रहा था कि हमें तब कोई छोटी प्रक्रिया भी करनी होगी। तुम दोनों यहां तक हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रॉक, इसमें शुक्रिया किस बात का? हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ आकर। यह कहानी यहीं खत्म होती है। आगे एक नई कहानी की शुरुआत होगी। उम्मीद है आपको अभी तक की यह कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। बने रहिए वीडियो में एक नए खौफनाक सफर के लिए। अनिल वाली घटना को करीब 1 हफ्ता बीत गया। सोनिया और राजेश अपने अपने घर आ गए थे। सोनिया को अब डरावने सपने में फंसने वाली समस्या भी बंद हो गई थी। दोनों ही आगे लंदन से मास्टर्स का कोर्स करना चाहते थे, इसलिए जीआरआई का एग्जाम दे दिए थे। अब बस वो रमन को लेने महातांत्रिक औंझा के आश्रम जाना चाह रही थी। उस रात उसे एक भयंकर सपना दिखा। उसे दिखी अजीब सी 2 आंखें जो मानो उसे सपने में घूर रही हों। उसे दिखा उसकी कार का उस सुनसान रास्ते में जाना जहां ना कोई आदमी दिख रहा था और ना ही जानवर। बस एक पेड़ है आसपास और है एक तालाब जो कुछ अजीब सा स्थिर सा है, मानो आने वाले संकट का सूचक हो। इतने में सोनिया को दिखा कि राजेश उस रास्ते पर चल रहा है। सोनिया, यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तुम फालतू में परेशान हो रही थी। पर सोनिया फालतू में परेशान नहीं थी और राजेश को बस अगले ही पल यह समझ चुका था, क्योंकि जैसे ही वह पलटा, सामने एक बहुत ही डरावनी आकृति खड़ी थी। ओह माय गॉड! पर इससे पहले कि राजेश कुछ कह पाता, उस आकृति ने उसे दबोच लिया और घसीटते हुए ले जाने लगी। और जल्द ही आकृति उस तालाब के पास थी। नहीं, रुक जाओ, कोई मदद करो, हेल्प हेल्प! पर सोनिया की पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह आकृति राजेश को तालाब में डूबाती चली गई। उस आकृति की डरावनी आंखें सोनिया को घूरती हुई तालाब में ओझल होती जा रही थी और सोनिया चीख कर उठी। ओह गॉड, ये मैंने कैसा डरावना सपना देखा! इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे राजेश को कॉल करनी चाहिए। और सोनिया ने राजेश को कॉल कर दिया और तुरंत अपने घर बुलवा लिया। करीब 1 घंटे में राजेश सोनिया के घर पे था। क्या हुआ सोनिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजेश, बहुत डर लग रहा है। मैंने बहुत ही खौफनाक सपना देखा है कि हम दोनों किसी सुनसान सड़क पर जा रहे हैं और इतने में कोई रूह तुम्हें दबोचकर घसीटते हुए तालाब में डूबा देती है और मैं बस भूत बनकर यह सब देख रही हूं। राजेश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी सोनिया, हम दोनों तुरंत महातांत्रिक औझा के आश्रम के लिए निकलते हैं। अगर इस सपने का वास्तविकता से कोई संबंध है तो वो अवश्य हमें कुछ मार्ग बताएंगे, और अगर नहीं है तो हम रमन को आराम से घर ले आएंगे। ठीक है, मैं बैग पैक कर लेती हूं। राजेश और सोनिया अपने जीवन के बहुत ही खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है यह नई कहानी आपको उतनी ही पसंद आ रही होगी।
राजेश और सोनिया दोनों अपना सूटकेस जमाते हैं और जाने के लिए कार में रखते हैं। आगे 14-15 घंटे का रास्ता है। रात को हम रामनगर गांव में पहुंचेंगे, रात वहीं गुजारेंगे। सुबह उठकर हम महातांत्रिक औंजा के आश्रम के लिए आगे बढ़ेंगे। दोनों कार से निकलते हैं। राजेश, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है सोनिया, जैसे ही कोई अच्छा सा ढाबा मिलेगा हम वहीं खाना खाएंगे। उन्हें देर हो चुकी थी, रात के करीब 11 बज चुके थे। राजेश रास्ते के किनारे गाड़ी खड़ी करता है और फिर सोनिया से कहता है, रात की चांदनी में ये खेत कितना सुंदर लग रहा है। तू यहीं रुक, मैं एक फोटो लेकर आता हूं। रास्ता तो हूबहू वैसा ही है जैसा मैंने सपने में देखा था। सोनिया सोच रही थी कि अचानक डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, राजेश राजेश वापस आ जाओ। लेकिन राजेश को सोनिया की आवाज सुनाई नहीं देती। सोनिया डर से कांपने लगती है। सोनिया गाड़ी से उतर के जोर से चिल्लाते हुए दौड़ती है और राजेश को पकड़ लेती है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं 2 मिनट में आ ही रहा था। तभी वे देखते हैं कि सामने से एक आदमी चलते हुए आ रहा है। अचानक उसे भूतनी गला पकड़कर घसीटती है और तालाब की ओर ले जाती है। बचाओ बचाओ। भूतनी की आंखें इतनी डरावनी थीं कि सोनिया और राजेश ये दृश्य देखकर अपनी जगह पर जड़ हो गए थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही भयानक से भाव उभर रहे थे, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। सोनिया और राजेश सिर्फ देख रहे थे और भूतनी उस आदमी को खींचते हुए पास ही बने तालाब की तरफ जा रही थी। राजेश, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। देखो, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भूतनी उसे खींचकर तालाब में डुबो देने वाली होती है। उस भूतनी ने तो उसे तालाब में डुबो दिया और भूतनी भी उस तालाब में डूब जाती है। तभी उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहां कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। राजेश गांव में जाकर वहां बैठे लोगों से बात करता है। जी, हम लोग यहां से गुजर रहे थे। हमें बहुत दूर जाना है, पर हमने एक खौफनाक दृश्य देखा है। गांव वाले एकदम से खड़े होकर राजेश और सोनिया की तरफ देखते हैं। गांव वाला, कहीं तुम लोगों ने भूतनी को तो नहीं देखा? आपको कैसे पता? गांव वाला बोला, हे भगवान, अच्छा हुआ कि तुम लोग बच गए। इस रास्ते पर इस समय कोई नहीं जाता। 11 बजे से 3 बजे के बीच पता नहीं भूतनी कहां से आती है और आदमियों को पकड़कर तालाब में डूबा देती है। राजेश और सोनिया को डरा हुआ देखकर गांव वाले कहते हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए और अब यहीं रुक जाइए। हम आपके रुकने का प्रबंध कर देंगे। ये लोग सही कह रहे हैं। ठीक है सोनिया, हम इस रात यहीं रुक जाते हैं। राजेश और सोनिया एक छोटे से गेस्ट हाउस में रात गुजारते हैं। सोनिया को फिर से बुरा सपना दिखने लगा। उसे वह भूतनी फिर से पानी से निकलती हुई दिखी। ओह, यह भूतनी मुझे घूर रही है। क्या चाहती हो तुम? भूतनी सोनिया के सामने खड़ी थी। वह दृश्य बहुत ही खौफनाक था। भूतनी का चेहरा पानी में गला हुआ सा लग रहा था और आंखें मानो बदले की आग में झुलस रही हों। सोनिया उस भूतनी को घूरती जा रही थी और मानो हवाओं से एक अजीब सी आवाज आ रही हो, बदला बदला। और सोनिया की नींद खुल जाती है। तब तक सुबह हो चुकी थी। राजेश, मुझे लग रहा है कि यह भूतनी कोई बदला लेना चाह रही है। किससे और क्यों, यह मैं नहीं जानती। मुझे लगता है हमें गांव वालों से पूछताछ करनी चाहिए। इस भूतनी का राज जानना चाहिए। दोनों बाहर जाते हैं। उन्हें पास ही एक खेत में एक आदमी काम करता हुआ दिखा है, जो उन्हें कल पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला था। किसान, अरे राजेश जी, नमस्ते। मैं रामलाल हूं। कल आपको रात को मिला था ना? कैसी गुजरी आपकी रात? आपके प्रबंध में कोई कमी तो नहीं रह गई? आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। अरे रामलाल जी, आपका प्रबंध बहुत अच्छा था, पर आपसे एक मदद जरूर चाहिए थी। उस भूतनी के पीछे की कहानी क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? सोनिया और मैं, हम दोनों ही उस कहानी को जानने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हाँ जी, जरूर। ये कहानी आज से तकरीबन 3 साल पहले शुरू होती है। इस गांव में एक औरत थी जिसका नाम कामिनी था। उसके पति का नाम रमेश था। कामिनी गर्भवती थी। जल्दी ही बच्चे का जन्म देने का समय आया। उसकी तबीयत बिगड़ गई। रमेश दौड़कर गांव के डॉक्टर के घर गया। रमेश, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, कामिनी की तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर साहब ने रमेश को कहा, कामिनी की तबीयत काफी बिगड़ रही है और उसे जल्दी शहर ले जाना चाहिए। पर कामिनी को इस हालत में कैसे ले जाएं, ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहां तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। तब रमेश ने अपने दोस्त राघव से बात की और राघव ने कहा, राघव,
भैया, मैं ट्रैक्टर लाता हूं। हम भाभी को ट्रैक्टर में रखकर तुरंत शहर के अस्पताल में ले चलते हैं। आप चिंता मत करो। कामिनी को एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में लिटाया गया। राघव उसे चला रहा था। कामिनी का पति रमेश अपनी बाइक पर चल रहा था। मैं ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलता हूं। रमेश भैया, ट्रैक्टर तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। आप अपनी गाड़ी से आगे जाकर अस्पताल में इंतजार कर लीजिए। तब तक मैं भाभी को लेकर पहुंचता हूं। राघव के कहने पर रमेश आगे शहर की ओर निकल गया। इधर ट्रैक्टर शहर पहुंचा ही नहीं। बहुत इंतजार करने के बाद मैं वापस जाकर देखता हूं कहां रह गए ये लोग। मुझे चिंता हो रही है। रमेश तालाब के पास पहुंचता है। अरे ये क्या? ट्रैक्टर तो तालाब में पड़ा हुआ है और राघव जख्मी हालत में बेहोश पड़ा है। कामिनी कहां है? कहीं दिख क्यों नहीं रही? हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं गांव वालों को मदद के लिए बुलाता हूं। राघव को गांव वालों ने बचा लिया। रमेश ने बहुत ढूंढा, परंतु कामिनी का और उसके बच्चे का क्या हुआ कोई नहीं जानता। सोनिया, ओह, फिर क्या हुआ? क्या कामिनी ही वह भूतनी है? और अगर है तो उसकी आखिर ऐसी क्या इच्छा बची हुई है? शायद राघव के ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया था। कैसे हुआ ये तो हम नहीं जानते थे, पर वो जख्मी हालत में मिला था। शायद इसी एक्सीडेंट के दौरान गर्भवती कामिनी की मौत भी हो गई थी, पर हमें यकीन से कुछ नहीं मालूम। सोनिया, पर इस बात का इस रूह से क्या संबंध है? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कुछ दिनों के बाद जब राघव ठीक हो गया था, वह अपनी बाइक पर उधर से गुजरा। सामने से डॉक्टर साहब भी अपने घर के लिए पैदल ही आ रहे थे। जब उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य देखा। राजेश, ऐसा क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि एक भूतनी तालाब से निकल रही थी। डॉक्टर साहब ये देखकर अपनी ही जगह पर जड़ हो गए थे। रामलाल, राघव को ध्यान नहीं था और भूतनी उसके पीछे बढ़ती जा रही थी। और इससे पहले कि डॉक्टर साहब कुछ कह पाते, भूतनी ने राघव को पकड़ लिया और उसे तालाब में डुबो दिया था। तब से उस तालाब के आसपास और उस रास्ते पर रात के समय कोई नहीं जाता। हमें पहले तो लगा था कि राघव ने कामिनी या उसके बच्चे के साथ कुछ गलत किया हो और इसीलिए कामिनी की आत्मा ने उससे अपना बदला ले लिया, परंतु यह सिलसिला आज भी जारी है। आपकी खुशनसीबी है कि आप कल बच गए। रामलाल काका, क्या आप हमें राघव और डॉक्टर साहब के घर का पता दे सकते हैं? हम दोनों ही जगह थोड़ी पूछताछ करना चाहते हैं। और फिर सोनिया और राजेश डॉक्टर साहब से पूछताछ करते हैं, पर उनसे उस घटना के अलावा कोई और जानकारी नहीं मिल पाती। तब डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर उनके घर से निकलते वक्त राजेश सोनिया को कहता है, शायद हमें राघव के घर जाकर महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। तुम ठीक कह रहे हो, आओ चलते हैं। राघव के घर पहुंचकर उन्हें राघव की विधवा पत्नी शिला मिलती है। सोनिया और राजेश शिला को पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। तब शिला बताती है कि शिला, मेरा पति राघव बहुत ही अच्छा इंसान था और वह कोई गलत काम कर ही नहीं सकता था। उसके भाई जाधव और बहन रेणु से भी आप पूछ सकते हैं। सब यही बताएंगे कि राघव बहुत अच्छा इंसान था। वह कामिनी का हत्यारा नहीं हो सकता। सोनिया, क्या हम जाधव और रेणु से मिल सकते हैं? शिला, रेणु अपनी बेटी परी के साथ स्कूल से आ रही होगी। जाधव तो यहां नहीं है, पर हां, वो देखिए, उसका फोटो वहां दीवार पर लगा हुआ है। राजेश, सोनिया, हमें रेणु से मिलकर तालाब पर जाना चाहिए जहां यह एक्सीडेंट हुआ था। शायद वहां से कोई सुराग मिले। सोनिया, तुम ठीक कह रहे हो राजेश। सोनिया और राजेश सच के करीब पहुंच रहे हैं। क्या आपको तालाब में डूबाकर मारने वाली भूतनी की यह कहानी पसंद आ रही है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इतने में रेणु आती है। सोनिया और राजेश उनसे पूछताछ करते हैं। रेणु, जी, भाभी सही कह रही हैं। मेरे भाई राघव बहुत ही सीधे थे। सोनिया, रेणु जी, आपके पति कहां हैं? रेणु, मेरे पति विकास शहर में काम पर गए हुए हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी परी के साथ यहां भाभी और जाधव भैया के पास आ गई हूं। राजेश, धन्यवाद रेणु जी, अब हमें चलना चाहिए। क्या आप हमें उस तालाब का रास्ता बता सकती हैं जिसमें उस ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया था? इतने में राघव की विधवा बोल पड़ी। शिला, सोनिया और राजेश जी, वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस तालाब में से भूतनी को निकलते हुए देखा गया है, इसलिए कोई भी उस तालाब में जाने से बहुत डरता है। पुलिस, गांव वाले कोई भी वहां 3 साल से नहीं गया है। आप भी बहुत ध्यान से जाइएगा।
रेणु के बताए दिशा में जाते जाते सोनिया और राजेश को तालाब दिखता है। सोनिया, वो रहा तालाब आगे, चलो उसमें थोड़ी छानबीन करते हैं। सोनिया और राजेश तालाब में ढूंढने लगते हैं। काफी देर बाद सोनिया को तालाब में लॉकेट मिलता है। सोनिया, ये देखो राजेश, मुझे क्या मिला। राजेश, ये तो वही लॉकेट लग रहा है जो हमने जाधव के फोटो में जाधव को पहने देखा था। ये लॉकेट यहां क्या कर रहा है? सोनिया, हां, और शिला जी कह रही थी कि कोई गांव वाला इस तालाब में 3 साल से नहीं आया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह लॉकेट 2 साल से यहीं पड़ा हुआ है? राजेश, अब तो इस सच को जानने का एक ही रास्ता है। हमें राघव के भाई जाधव से मिलना होगा। दोनों शाम के वक्त जाधव से मिलने उसके घर आते हैं। सोनिया, नमस्ते जाधव जी। मैं सोनिया हूं और ये राजेश हैं। हम दोनों गांव के पास से ही कल गुजर रहे थे जब हमने उस भूतनी को देखा जो बाहर वाले रास्ते में राहगीरों को मार देती है। जाधव जी, सोनिया जी, मुझे शिला भाभी ने आपके बारे में बताया था। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सोनिया, मैंने आपके घर पर आपका एक फोटो देखा था जिसमें आपने एक लॉकेट पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं वैसा ही लॉकेट खरीदने का सोच रही हूं। क्या मैं आपका वो लॉकेट देख सकती हूं? जाधव जी, वह लॉकेट तो मैंने 3 साल पहले कहीं खो दिया था। ये फोटो तो बहुत पुरानी है। इतना सुनते ही सोनिया और राजेश के कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद जाधव जी, हम आपसे मिलने आते हैं। राजेश बाहर आकर रामलाल से मिलते हैं। रामलाल जी, मुझे सरपंच के पास ले चलो। हम भूतनी का सच जान चुके हैं। हम आपके गांव को भूतनी से मुक्ति दिला सकते हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हमें क्या करना होगा, हमें बताइए। सरपंच तो क्या, मैं पूरे गांव वालों को मदद के लिए बुला लूंगा। सोनिया, ठीक है। रामलाल जी, हमें जाधव को उस रास्ते पर एक कुर्सी से बांधकर बिठाना होगा। रामलाल, कुर्सी से बांधकर? पर क्यों? सोनिया, आप बस इतना करने में मदद करिए, बाकी सब आपको मैं वहीं समझाती हूं। बस भरोसा रखिए, आपको सब पता लग जाएगा और भूतनी को भी मुक्ति दिला पाएंगे। सोनिया और राजेश के मन में क्या प्लान था, देखते हैं आगे कहानी में। रामलाल ने गांव वालों से बात की और सबने जाधव को कुर्सी से बांधकर उस रास्ते पर बैठा दिया जहां भूतनी रोज रात को आती थी। जाधव, ये सब क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? मेरे जैसे शरीफ आदमी को अपराधी की तरह क्यों बांध कर रखा है? सोनिया, तू और शरीफ, पूरे गांव के सामने सच सच बता, तने उस दिन कामिनी के साथ क्या किया जो वह भूतनी बनकर घूम रही है? मैंने? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, और तुम सारे गांव वालों इस बाहर वाली की बातों में भरोसा कर रहे हो। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूं, मुझ पर भरोसा नहीं? रेणु, तुझ पर? अच्छा, तो ये बता, ये लॉकेट उस तालाब में क्या कर रहा था जहां ट्रैक्टर डूबा था? सच सच बताओ जाधव भैया, तने क्या किया था? जाधव, मुझ पर भरोसा रखो रेणु, मैंने कुछ नहीं किया। जाधव कुछ नहीं बता रहा था तब। राजेश, एक काम करते हैं, इसे यहीं छोड़ देते हैं। वो भूतनी जब आएगी तब खुद ही अपना इंतकाम ले लेगी। गांव वाले पीछे हटने लगते हैं, तब जाधव बोल पड़ता है। जाधव, अच्छा ठीक है, मैं सब बताता हूं। उस रात मैं बाइक से जा रहा था, मैंने लॉकेट शर्ट के अंदर कर रखा था। मुझे राघव ट्रैक्टर लेकर आता दिखाई दिया। मैंने तो उसे यूं ही बात करने के लिए रोक लिया, पर जब राघव ने मुझे बताया कि राघव, कामिनी जी गर्भवती हैं, किसी भी क्षण उन्हें बच्चा हो सकता है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। इतने में ट्रैक्टर से कामिनी की आवाज आई, भैया मुझे बच्चा होने वाला है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं ट्रैक्टर रोक दीजिए और मेरी मदद करिए। तब मेरे दिमाग में एक प्लान सूझा। मेरी बहन रेणु को उसके पति गर्भवती न होने पर बहुत तंग किया करते थे, इसी कारण वह गर्भवती होने का झूठा ढोंग करके अपने मायके, मतलब हमारे यहां आ गई थी। पहले तो हमने ये सोचा था कि अनाथालय से कोई बच्चा लाकर उसे रेणु को दे देंगे, पर उस वक्त जब कामिनी को होते हुए बच्चा देखा तो लगा कि अनाथालय में तो फिर भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि रेणु ने उनका बच्चा गोद लिया है, पर अगर हम कामिनी का ये बच्चा रेणु को दे दें तो ना कहीं रिकॉर्ड होगा और ना ही किसी को पता चलेगा। बस हमने कामिनी को भगवान के पास पहुंचाना है। राघव बहुत मना कर रहा था, पर मैंने उसे समझाया और ट्रैक्टर को तालाब में डूबा दिया,
पर मुझे यह ध्यान नहीं आया कि कब उसकी बच्ची लेते वक्त कामिनी ने जोर से मेरा लॉकेट छीन लिया और वो उसके साथ ही तालाब में डूब गया। राघव ने ऐसा नाटक किया कि उसे बहुत चोट लगी है और गांव वाले रमेश के साथ जब पहुंचे तब उन्हें भी ऐसा ही लगा कि राघव घायल है। राघव, मुझे हमेशा डर लग रहा था कि कोई तालाब में छानबीन कर मेरा लॉकेट ना निकाल ले, पर फिर कुछ दिनों बाद जब राघव को भूतनी ने तालाब में डुबोकर मार दिया तब पूरा गांव इतना डर गया कि इस तालाब में किसी ने जाकर छानबीन नहीं की और मेरा राज राज ही रहा। रेणु, भगवान, इतना घोर झूठ! भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप शैतान हो भैया, आप शैतान हो। मुझे बच्ची के लिए किसी की जान नहीं लेनी थी। आपने मुझे ऐसा करके मुझे भी उस हत्या का पाप दे दिया है। आपको यहीं छोड़ देना चाहिए मरने के लिए। सच जानकर शिला भी बोल पड़ी। शिला, भैया, आप सच में शैतान हो। कामिनी, मेरा पति राघव और ना जाने कितने राहगीरों की हत्या आपके कारण हुई है। मैं रेणु की बातों से सहमत हूं। भूतनी जब आपको मारेगी और उसका इंतकाम पूरा होगा तभी शायद इस गांव में वापस शकुन लौटेगा। रामलाल, हां, हम भी रेणु और शिला की बातों से सहमत हैं और गांव वालों ने जाधव को वहीं छोड़ दिया। जाधव, नहीं, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं। थोड़ी देर में तालाब से निकलती हुई भूतनी दिखाई दी। मौत अब जाधव से कुछ ही क्षणों की दूरी पर थी। आपके सामने तालाब की भूतनी का राज खुल चुका है। पर क्या तालाब की भूतनी जाधव को मार देगी और क्या इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? देखते हैं आगे। जाधव के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। जाधव, नहीं, अब तो चिड़ियाओं खेत चुग गई थीं। अब उसका बचना नामुमकिन था। भूतनी उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। पूरा वातावरण भूतनी की आत्मा की कंप कपाने वाली हंसी से भर गया था। भूतनी जाधव के पास आई और उसे खींच के ले जाने लगी और कुछ ही देर में जाधव जल समाधि को प्राप्त हो चुका था। भूतनी भी तालाब में समाती चली गई। बाद में गांव में रामलाल, धन्यवाद। राजेश और सोनिया जी, आप दोनों के कारण इस गांव के ऊपर से बहुत बड़ा संकट टल गया। आज आप लोग कृपया यहीं रुके। कल गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम है, आप उसका आनंद लेकर ही अपने गंतव्य तक जाएं, यही हमारी विनती है। सोनिया, ठीक है। रामलाल जी, वैसे तो अभी रुकना बहुत दिक्कत वाला काम है क्योंकि मुझे अपने भाई के उपचार के लिए आगे बढ़ना है, पर मैं खुद भी एक रात रुककर संतुष्ट होना चाहती हूं कि रूह का संकट वाकई टल चुका है और इसलिए कल का दिन रुककर ही परसों सुबह निकलेंगे। सोनिया और राजेश दिन में गांव के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और रात को जब निकलने के लिए तैयार ही हो रहे होते हैं कि तभी उनके सामने डॉक्टर साहब दौड़ते हुए आते हैं। डॉक्टर साहब, सोनिया, राजेश, वो भूतनी को शांति नहीं मिली है। वह अभी भी उस रास्ते पर घूम रही है। जाधव को मारकर भले ही उसका बदला पूरा हो गया हो, पर उसकी आत्मा शांत नहीं हुई है। सोनिया, ओह, समझ गई। मुझे जल्दी से कामिनी उर्फ भूतनी की बेटी परी से मिलवाइए। और थोड़ी ही देर में सोनिया परी से बात कर रही थी। परी बेटा, आप बहुत बहादुर हैं ना। आपकी एक और मां है कामिनी नाम की, पर वो भगवान के पास चली गई और इस कारण वो आपको देख नहीं पाई, पर आपकी मां का दिल आपको आज भी खोज रहा है। आपको एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम दीदी? और सोनिया ने परी के कान में कुछ फुसफुसाया और परी को लेकर तालाब के पास गई और उसे भूतनी के सामने खड़ा कर दिया। कामिनी, ये है तुम्हारी बेटी परी। भूतनी के अंदर की मां शायद जाग गई। उसने परी को कसकर गले लगा लिया और उसका शरीर धुएं में उड़ने लगा। थोड़ी देर में सब शांत हो गया और परी बोल पड़ी, सोनिया दीदी, मेरी ये मां कहां गायब हो गई? वह आपको गले लगाकर भगवान के पास वापस चली गई। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है परी बेटा। और फिर बाद में सोनिया और राजेश की कार वापस हाईवे पर दौड़ने लगी। राजेश, चलो सोनिया, अब महातांत्रिक औंजा के आश्रम के लिए निकलते हैं। हाँ राजेश, मैं भी बहुत उत्साहित हूं कि मेरा भाई उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुट जाएगा। दोस्तों, तालाब वाली भूतनी की कहानी यही समाप्त होती है। अब आगे हम देखेंगे सोनिया और राजेश रमन को उस दुष्ट आत्मा से कैसे मुक्त कराने वाली जंग को। राजेश और सोनिया कार से महातांत्रिक ओझा के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां उन्हें गौतम मिलता है। वे एक दूसरे से प्रणाम करते हैं। गुरुजी ने हमें आज बुलाया था, इसलिए हम आए हैं। गौतम, महातांत्रिक ओंझा जी तो किसी काम से दक्षिणी प्रदेशों में जाना पड़ा,
पर उन्होंने मुझे प्रक्रिया बता दी थी, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी अंजाम देना होगा। गौतम उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां पर किलों की शैया पर एक लाश पड़ी हुई थी। रमन के शरीर से आत्मा निकालना बहुत आसान है। हम रमन के शरीर से आत्मा को निकालकर इस लाश में प्रवेश कराने वाले हैं। आत्मा के प्रवेश करते ही, इससे पहले कि वह सक्रिय हो जाए, रमन को बिना डरे उसे आग लगानी होगी। आग लग जाने पर लाश जल जाएगी और रमन मुक्त हो जाएगा। सोनिया, इसे इस तरह क्यों रखा गया है? गौतम, लाश में आत्मा जाए और वह सक्रिय होकर किसी पर एकदम झपट ना पाए, इसलिए इसको ऐसे किलों के बिस्तर पर लिटाया गया है जिससे खास जगहों पर सुइयों के चुभने से यह कम से कम सक्रिय होगी। सोनिया, रमन, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बिना डरे लाश को आग लगा देना। गौतम मंत्र पढ़ना शुरू करता है और आत्मा रमन के शरीर से लाश में प्रवेश करती है। रमन मशाल लेकर लाश के पास पहुंचता है। रमन, अरे बाप रे, इसका चेहरा तो बहुत डरावना है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, पर मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। रमन लाश को आग लगाने की कोशिश करता है। इससे पहले ही वह लाश जिंदा हो गई और उसने रमन का हाथ पकड़ लिया, सबको उठाते हुए दूर तक फेंक दिया। राजेश, हे भगवान, ये क्या हो गया? शैतान, मुझे जलाने निकले थे तुम। अब देखो मैं क्या करता हूं। मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। शैतान ने रमन को उल्टा उठा लिया था। सोनिया, प्लीज रमन को छोड़ दो। शैतान ने रमन को नीचे गिरा दिया और वह सोनिया और राजेश की तरफ मुड़ गया। तभी पीछे रमन सोचता है, पहली बार डर गया था, इस बार बिना डरे मुझे खुद ही इसे जलाना होगा, वरना यह राजेश भैया और सोनिया दीदी को जान से मार देगा। रमन पीछे पड़ी मशाल उठाता है। शैतान, तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना? अब खुद अपनी जान बचाओ। मैं तुम्हें इन किलों में छुपाकर जान से मार दूंगा। रमन, ये ले शैतान, अब मैं तुमसे नहीं डरता। शैतान चिल्लाता रहता है और कुछ क्षणों में सब शांत हो जाता है। गौतम भी उठकर खड़ा हो जाता है। गौतम, बहुत खूब। रमन, तुमने सही मौके पर और सही समय पर काम कर दिया। तुम बहुत साहसी हो। अब दोबारा कोई आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश ना करे, इसलिए मैं तुम्हें एक भस्म लगा देता हूं। रमन, इससे मैं हमेशा बचा रहूंगा ना? गौतम, तुम कम से कम 1 वर्ष तक ऐसी दुष्ट और बुरी आत्मा से दूर रहोगे। सोनिया, धन्यवाद गौतम जी, आपने हमारी बहुत मदद की। राजेश, चलो अब हम वापस चलते हैं। मैंने एक शॉर्टकट ढूंढ रखा है दिल्ली जाने के लिए। राजेश, सोनिया और रमन गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। सोनिया, रमन, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारी पसंद का आलू का पराठा बनाया था, थोड़ा खा लो। तुम बहुत दिनों से आश्रम में थे। राजेश, सोनिया, मुझे भी ऑरेंज जूस दो ना। इस तरह से तीनों दिल्ली की ओर खुशी खुशी चल पड़ते हैं। रमन के शरीर से दुष्ट आत्मा निकल चुकी है। अब राजेश, सोनिया और रमन वापस घर के लिए निकल रहे हैं। राजेश और सोनिया रमन के साथ दिल्ली आ रहे थे। सोनिया, राजेश, बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास बात है? राजेश, हां, ना सिर्फ हमारी सारी समस्या सॉल्व हो गई, बल्कि आज मैं अपनी बचपन की एक दोस्त से मिलने वाला हूं। सोनिया, कौन बचपन की दोस्त? राजेश, आलिया। हम जब पंजाबी बाग में रहते थे तब वह हमारे घर के पास ही रहती थी, पर उसके पापा बैंक में थे और उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। मेरे पापा मेडिकल कंपनी में थे, तो हम लोग भी गुरुग्राम में शिफ्ट हो गए। अभी अभी कुछ दिन पहले ही दोबारा उसका मैसेज आया था मिलने के लिए। उन्हें रास्ते में कार से एक बहुत बड़ा मेला दिखता है। इतने में रमन बोल पड़ता है। रमन, अरे मेला, दीदी, मुझे मेले में जाना है। सोनिया, हम लोगों को बहुत दूर जाना है, बहुत देर हो जाएगी। राजेश, इसे जाने का मन है तो ले चलते हैं। मेला बहुत ही खूबसूरत था, अलग अलग तरह की राइड्स थीं। सभी लोग आनंद लेते दिख रहे थे। ड्रैगन राइड से लेकर मेरी गो राउंड से लेकर मिरर हाउस तक सब कुछ था। वहां काफी सारी राइड्स देखकर रमन बहुत खुश होता है। 1-2 झूलों में बैठने के बाद रमन को एक गुड़ियों वाली शॉप दिखती है जिसमें रिंग फेंकते हैं। रमन, मैं गुड़ियों पर रिंग फेंकूंगा। रमन गुड़ियों पर रिंग फेंकता है और वह गुड़ियों पर पड़ जाती है। दुकानदार गुड़ियां रमन को दे देता है और उस गुड़िया को लेकर वे दिल्ली आते हैं। खाना वे रास्ते में ही खा लेते हैं। लंबी सफर की थकावट के कारण सोनिया रमन को कहती है, सोनिया, रमन, अब जल्दी से सो जाओ, बहुत रात हो गई है।
इससे सफर की थकान भी कम हो जाएगी। लेकिन राजेश और सोनिया ये सोचते हैं कि अब सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये गुड़िया ही कहर बनके उनके ऊपर टूटने वाली है। जैसे ही सब सो जाते हैं, वह गुड़िया जिंदा हो जाती है और चुपके से घर के बाहर निकलती है। बाहर एक कुत्ता घूम रहा था। गुड़िया उसके पीछे दौड़ती है। खून खून, वह कुत्ते का खून कर देती है। राजेश, रमन, सोनिया की मुसीबत बढ़ने वाली है। क्या होगा इस सफर में? कौन है गुड़िया? तो चलते हैं एक और खौफनाक सफर पे। इस ताजे और लाल लाल खून को मैं इस बोतल में कलेक्ट करती हूं और अपने साथ घर ले जाती हूं। वह खून से भरी बोतल लेकर चुपके से घर लौट आती है। किसी के देखने से पहले इस बोतल को फ्रीज में रख देती हूं और वह चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ खड़ी हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद, सोनिया, राजेश, आज मुझे सेमिनार अटेंड करने जाना है। रात में प्लीज मेरे साथ चलो ना। राजेश, ओके। सोनिया, चलता हूं। रमन, हम लोग बाहर जा रहे हैं, पर तुम घर से बाहर नहीं निकलना। इतने में सोनिया रमन से बोलती है, सोनिया, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ओके? रमन, ओके। गुड़िया भी सब कुछ देख रही थी। रमन अकेला है घर में, यह अच्छा मौका है, मुझे और खून मिलेगा। सोनिया और राजेश सेमिनार अटेंड करने निकल जाते हैं और घर पर रमन अकेला बैठकर टीवी देख रहा था। रमन, कुछ भी अच्छा कार्टून नहीं आ रहा टीवी में और भूख भी लग रही है। फ्रीज में जाकर देखता हूं कि कुछ खाने का है क्या। उस गुड़िया ने रमन को अकेला देख अपना शिकार ढूंढ लिया था। रमन किचन की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर गुड़िया भी अपने शिकार की तरफ निकलने लगती है। रमन खाने के लिए फ्रीज खोलता है तो उसे वहां पर खून से भरी बोतल दिखती है और वह घबरा जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, आह, नहीं ही। रमन जैसे ही पीछे पलटता है, वो गुड़िया एक चाकू लेकर उसे मारने वाली है। खून खून, मुझे और खून चाहिए। रमन का बचना अब मुश्किल हो गया है। यह रमन के अंत की शुरुआत भी हो सकती है। रमन धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा था और वहीं दूसरी ओर सोनिया और राजेश सेमिनार का आनंद उठा रहे थे, पर राजेश का ध्यान उसकी बचपन की दोस्त आलिया के आने वाले कॉल पर था। वो बार बार बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता देख रहा था। सेमिनार के बाद सोनिया घर आ गई थी और राजेश अपनी बचपन की दोस्त आलिया के फोन का इंतजार कर रहा था। सोनिया रमन को घर में ढूंढने लग जाती है। वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे मौसी, रमन आपके साथ गया था क्या? नहीं। तो मेरे साथ तो नहीं गया था। क्यों, क्या हुआ सोनिया? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। रमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहां चला गया। तभी बेडरूम से किसी के रोने की आवाज आती है। सोनिया बेडरूम की तरफ जाती है। सोनिया को रोने की आवाज अलमारी के अंदर से आती है। सोनिया जैसे ही अलमारी खोलती है, उसे रमन रोता हुआ दिखाई देता है। क्या हुआ रमन, तुम रो क्यों रहे हो और यहां अलमारी में क्यों छुपे हुए हो? रमन, दीदी, वो गुड़िया, भूत। सोनिया, कौन सी गुड़िया जो कल मेले से लाए थे वो? रमन, हां दीदी, उसमें भूत है, वो मुझे मारने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ मौसी इस बात से अनजान घर की सफाई में जुट जाती है, लेकिन उसके साथ क्या घटने वाला था वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी। मौसी, मेरे जाने के बाद लगता है इस लड़की ने सफाई ही नहीं की है। कितना गंदा हो रखा है घर। गुड़िया, खून, मुझे और खून चाहिए। तभी सोनिया को चीख सुनाई देती है और वह भागती हुई आती है और देखती है कि उस गुड़िया ने मौसी का खून कर दिया है। सोनिया, आह, नहीं मौसी, कोई बचाओ। गुड़िया पलटकर सोनिया को देखती है और उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है। खून, मुझे और खून चाहिए। सोनिया वापस बेडरूम की तरफ भागती है अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों, कहानी बड़ी ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, जहां सोनिया की मौसी, जो सोनिया के लिए मां समान थी, उसका उस गुड़िया ने खून कर दिया है और अब वो रमन और सोनिया के पीछे पड़ गई है। क्या सोनिया और रमन इस खूनी गुड़िया से बच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए। उसी वक्त किसी अनभिज्ञ स्थान पर तांत्रिक पाशा ने मुझे 2 काम दिए थे और मैं दोनों में असमर्थ रही हूं, पर मैं इस बार सफल रहूंगी। रमन और सोनिया तो मेरी 2 चालों से बच चुके हैं, इस बार राजेश नहीं बचेगा। राजेश की दोस्त आलिया का रूप लेकर मैं तांत्रिक पाशा की गुलाम रूह हूं।
और जब राजेश को मैं मिलने बुलाऊंगी तब उसका खून कर दूंगी। आलिया का रूप उस खूंखार रूह ने ले लिया था और यहां राजेश बेताब हो रहा था। पर इतने में उसे फोन पर एसएमएस आता है। राजेश, आलिया का मैसेज आया है, वो मुझे काली पहाड़ी पर आज रात को मिलना चाहती है। मैसेज में लिखा है कि वहां एक ब्लैक कलर की बेंच होगी, उस पर इंतजार करना। जाहिर सी बात है, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं तो वो मुझे पहचान नहीं पाएगी, इसलिए मुझे शायद इस तरह बुला रही है। पर राजेश कहां जानता था कि आलिया का प्लान तो कुछ और ही था। आलिया, अब राजेश मुझसे मिलने आएगा और मैं उसका खून कर दूंगी। और यहां सोनिया और रमन का हाल बहुत बुरा था। सोनिया, आह, इस भूतिया गुड़िया से कैसे बचेंगे? गुड़िया, खून, तुम दोनों का भी खून लूंगी मैं। सोनिया और रमन रूम के अंदर फंस गए थे और बाहर से खूनी गुड़िया बार बार अंदर आने की कोशिश कर रही थी। गुड़िया, दरवाजा खोल। पागल लड़की, मुझे अपना खून दे दे। गुड़िया की आवाज बहुत ही उग्र होती जा रही थी। गुड़िया, देर हो रही है और खून चाहिए और खून चाहिए। इतने में गुड़िया को कुछ सूझा और उसने कुत्ते के खून की बोतल निकाल ली और खून लूंगी। और अगले ही पल गुड़िया कार लेकर फरार हो गई। और जब तक सोनिया बाहर आई, सोनिया, ओह, ये खूनी गुड़िया तो चली गई, पर कहां? राजेश को कॉल करती हूं, पर राजेश कॉल बिजी जा रहा था क्योंकि राजेश काली पहाड़ी पहुंच चुका था। राजेश, पूरी जगह सुनसान है, यहां उसने मुझे मिलने क्यों बुलाया, वो भी इस समय? वह रही वह बेंच जिस पर मुझे बैठने को कहा था, पर वह दिख नहीं रही है। लगता है मैं समय से पहले पहुंच गया हूं। आलिया रास्ते में थी। राजेश डार्लिंग, अब बस कुछ और मिनट और, फिर मेरे ये नाखून तेरा मांस नोच लेंगे। गुड़िया गाड़ी लेकर अपने मालिक तांत्रिक पाशा के पास जा रही थी। रास्ते में एक पुलिस वाले को शक होता है कि ये गुड़िया गाड़ी कैसे चला रही है। रोको गाड़ी, रोको। जैसे ही वह गाड़ी के पास जाता है और उसमें झांकता है, गुड़िया उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। गुड़िया, ये रहा मेरा तीसरा शिकार, मैं इसका खून भी बोतल में भर लेती हूं। गुड़िया अपने मालिक तांत्रिक पाशा के पास जाकर उसे तीनों खून की बोतलें दे देती है। तांत्रिक पाशा बहुत खुश होता है। पाशा, शाबाश, अब मुझे सिर्फ 4 बोतल खून और चाहिए, फिर मैं इस खून से तांत्रिक स्नान कर सकता हूं। तुम और खून लाने की कोशिश करो। सोनिया और रमन अपनी कार को ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं और छिपकर तांत्रिक की बातें सुन लेते हैं। जैसे ही गुड़िया वहां से निकलती है, दोनों तांत्रिक पाशा पर हमला कर देते हैं। सोनिया, रमन, मैंने इसे पकड़ के रखा है, तुम वो रस्सी लाओ। लेकिन वहां कहीं से और गुड़िया भी आ जाती है। सब सोनिया और रमन को घेर लेती हैं और अब उन्हें बांधने लगती हैं। सोनिया, आह, ये इतनी सारी गुड़िया कहां से आ गई? तांत्रिक पाशा, जिस तांत्रिक ओझा ने तुम्हें अभी तक समस्याओं से बचाया है, वह मेरा बहुत ही पुराना जानी दुश्मन रहा है। सोनिया, पर ओझा तुम्हारा दुश्मन क्यों था? पाशा, क्योंकि मैं बुरी साधना करता था, मैं पाप की शक्ति बढ़ाना चाहता था और इसलिए मैंने अलग अलग जगह अपने तंत्र छोड़ रखे थे। पर जब महातांत्रिक ओझा के आश्रम में अलग अलग जगह से मेरे छोड़े हुए तंत्रों पर शिकायतें आने लगीं, हां, अब मुझे 4 बोतल खून की जरूरत है। उनमें 2 तो तुम लोग हो, एक आध जो गुड़िया बाहर गई है वो ले आएंगी। हां, तब मेरा और उसका सामना हुआ। उस जंग में उसने मुझे परास्त कर दिया और आज तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। आज के बाद तुमने अगर अपनी शक्तियां बुरे काम में लगाई तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तांत्रिक पाशा, तब से मैं बदले की आग में घूम रहा था और पापों के सम्राट पापराज को प्रसन्न करने के लिए चुपचाप साधना करने लगा। इधर काली पहाड़ी पर राजेश, इस जगह बुलाने का मतलब ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैंने एक मैनिक्वीन ले आया हूं और इसे एक विग और मेरे कपड़े पहनाकर बैठा दिया है। राजेश का पुतला मैनिक्वीन राजेश जैसा ही लग रहा था। राजेश बस पत्थरों के पीछे छिपकर बस इंतजार कर रहा था कि आखिर ये कौन दोस्त है जो इतने सालों बाद अचानक आई है और उसे ऐसी मनहूस जगह पर बुला रही है। आलिया, तुम ही राजेश हो ना? राजेश इस तरह बोलता है कि आलिया को ऐसा लगता है कि उसकी आवाज पुतले से आ रही है। आलिया उससे बातें करती हुई जैसे जैसे बेंच के पास पहुंचती है, वैसे वैसे उसके नाखून बड़े होने लगते हैं और वह उनके शरीर के आर पार घोंप देती है और फिर जोर से हंसने लगती है।
राजेश ने पहले ही पुतले के शरीर पर नकली खून के पैच इस तरह लगाए होते हैं कि जैसे ही आलिया के नाखून उसके शरीर पर लगते हैं वह पैच फट जाते हैं। आलिया, मैंने तांत्रिक का काम पूरा कर दिया। तुम्हें मारना तो सबसे आसान था। ऐसे ही मुझे पहले ही रमन और सोनिया को मार डालना चाहिए था। इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं था। इस तरह हंसती हुई वह भूतहा रूप में वहां से चली जाती है। यहां सोनिया और रमन को पाशा सच्चाई बता रहा था। पाशा, मैंने अपनी तंत्र विद्या से यह पता कर लिया था कि अगर कोई मेरी साधना तोड़ सकता है तो वो सिर्फ तुम 3 मनुष्य हो, सोनिया, राजेश, और यह भी जान लिया था कि मैं तुम तीनों को अपने हाथों से नहीं मार सकता, वरना मेरा खुद का अंत भी हो जाएगा। और इसलिए मैंने एक गुलाम आत्मा रूही को तुम लोगों को रोकने के लिए भेजा। सबसे पहले रूही रमन के पास गई। उसने देखा कि रमन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। उसे बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और एक गुलाम आत्मा को उसमें प्रक्षिप्त कर दिया। तब से रमन पागल सा हो उठा। आगे का माजरा तो तुम खुद जानती हो। हम जानते थे कि विश्व में महातांत्रिक ओंझा के अलावा उसे कोई ठीक नहीं कर सकता, और इसलिए मैंने रूही से ओंझा के आश्रम के इकलौते रास्ते पर बने एक काग भगौड़ा में भी एक भूत प्रक्षिप्त कर दिया, ताकि गलती से भी रमन बच भी जाए और तुम उसे ठीक करने के लिए उस रास्ते से गुजरो तो तुम पर वह काग भगौड़ा आक्रमण करके वहीं खत्म कर दे। पर तुम फिर भी बच गई। पर आज मैं सफल जरूर होऊंगा, क्योंकि अब तक तो रूही राजेश को मार चुकी होगी। आखिर वह उसके बचपन की दोस्त आलिया नाम से उसे मिलने जो गई है। सोनिया सोचती है, ओह माय गॉड, आलिया ही गुलाम आत्मा रूही है। भगवान, राजेश की मदद करना। वह शायद नहीं जानता वह किस मुसीबत में है। पर सोनिया नहीं जानती थी कि राजेश ने पहले ही दाल में काला भांप लिया था और वह बिल्कुल सही सलामत था, और अब वह रूही का पीछा करते हुए तांत्रिक पाशा के पास पहुंचने वाला था। आलिया, आखिर जा कहां रही है? मुझे इसके पीछे छुप छुप कर चलना चाहिए। आलिया उर्फ रूही पाशा के पास पहुंची। पाशा, क्या तुम अपने काम में सफल रही? आलिया, जी तांत्रिक पाशा, मैंने अपने नाखूनों से राजेश को चीर कर मार डाला। और ये रमन और सोनिया यहां क्या कर रहे हैं? पाशा, उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब तुम इन्हें भी उसी तरह चीर डालो जिस तरह तुमने राजेश को चीर डाला था, और इनका खून भी इकट्ठा कर लेना। किसी भी बाली का खून मेरे सामने इकट्ठा नहीं हो सकता। यह मेरी साधना के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन्हें बाजू वाले कमरे में ले जाओ और वहां इनको मार के खून इकट्ठा कर लेना। पाशा के आदेश अनुसार रूही ने सोनिया और रमन को बंदी बनी हुई हालत में ही गुप्त कमरे में ले गई। रूही, अब तुम मेरे इन मायावी हाथों की मायावी ताकत देखोगे। याद है रमन, कैसे मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हारे अंदर वह बुरा साया प्रवेश करवाया था। मैंने इन्हीं हाथों से काग भगौड़े को भी भूतिया कर दिया था, और इन्हीं हाथों से राजेश का भी खून कर दिया है। इससे पहले कि रूही कुछ कर पाती, उस पर एक अप्रत्याशित वार होता है, और यह वार राजेश का होता है। आह राजेश, फिर तो लगता है तुम्हारे इन्हीं हाथों को पहले बांधना होगा। और बिना वक्त गवाए ही राजेश उसके हाथ बांध देता है। राजेश, अब मैं तुम्हें इसी मशाल से जला दूंगा। नहीं, तांत्रिक पाशा। आवाज सुनते ही तांत्रिक पाशा तुरंत रूम में आता है। पाशा, असंभव, रूही को कैद कर लिया है और राजेश जीवित है। पापी गुड़ियां, आओ और इस लड़के को खत्म कर दो। पाशा की आवाज सुनते ही पापी गुड़ियां एक साथ दौड़ती हुई आई और राजेश पर टूट पड़ी। राजेश, आह, ये तो बहुत सारी हैं। आज अगर मरना है तो वो भी सही, पर इस पाप के राज का खात्मा करके ही मरूंगा। अपने पापी दासों की हार देखकर तांत्रिक पाशा बिफर उठा और खुद ही तलवार लेकर दौड़ पड़ा। और पाशा, गुड़ियां, तुम इस पर कूदकर पीछे से खंजर से वार करो और मैं आगे से तलवार से वार करूंगा। देखते हैं कैसे बचता है यह। हा हा हा। गुड़िया ने अपने मालिक के आदेश अनुसार खंजर उठाया और कूद पड़ी, पर दोनों ही यह नहीं जानते थे कि राजेश उनसे ज्यादा फुर्तीला और चालाक था। वह रास्ते से हट गया और गुड़िया का खंजर पाशा के माथे के बीचों बीच उतरता चला गया। आहा! और कुछ ही पलों में गुड़िया और रूही सब वापस गायब होने लगे। रूही, आह! मेरे स्वामी, हमारे पाप राज का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। नहीं 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 नहीं। सोनिया, तुमने कर दिखाया राजेश, खत्म कर दिया पाप का राज। राजेश, मैंने नहीं,
हम सब ने। और फिर बाद में राजेश, सोनिया और रमन वापस कार ड्राइव पर निकले। राजेश, कितना अच्छा लग रहा है कि सारा मसला खत्म हो गया। सोनिया, हां, चलो अब किसी अच्छी जगह मस्त सा खाना खाते हैं, चैन से खाना खाए, बहुत दिन बीत गए हैं। प्यारे दोस्तों, राजेश, सोनिया और रमन की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा, तो दोस्तों मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।